स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं और इसके आंसर्स भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आंसर्स कैसे कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका पहला, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है, मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में जन्म लिया है और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उत्पादन ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। इस तरह से ये पैराग्राफ है। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। तो इसमें सब कुछ आपको दिया है प्रकृति और मानव के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये पूछा गया, आदि काल में मानव जीवन किस पर आधारित था। इस तरह से इस र तक के क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। तो आदि काल में मानव जीवन किस प्रकार आधारित था। तो आदि काल में मानव जीवन वन में उत्पन्न कंद मूल तथा प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित था। ये सारा का सारा पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है। वह पोर्शन है, वनवास काल में राम, सीता, लक्ष्मण ने कहाँ लंबा समय व्यतीत किया। तो आंसर आ जाएगा, वनवास काल में राम, सीता, लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर के निवास किया था। लकड़ी का प्रतिरूप क्या है। तो लकड़ी का प्रतिरूप हम लिख देंगे यहाँ से, तो लकड़ी का प्रतिरूप मतलब कि लकड़ी जैसा ही क्या है। तो हम बताएंगे, वृक्षों से परोक्ष फायदा बाढ़ नियंत्रण में हो सकता है। वृक्षों से, हाँ, एक मिनट, ये स का आंसर है ना, स का आंसर यहाँ पे लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। ये स का ऑप्शन है। ठीक है, लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया, उसका दूसरा रूप है लकड़ी का। इसके बाद द है, द है, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण दीजिए। द की बात हो रही है। तो अ ब स द य, द का आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण दीजिए। तो वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभों के साथ परोक्ष लाभ भी है। अब प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं हम बता सकते हैं यहाँ पर देख करके। देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं, नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी जो है, ये प्रत्यक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण आप कोई से भी लिख सकते हैं इसमें से। इसके अलावा जो है, वृक्षों के दो परोक्ष फायदे क्या है। तो परोक्ष फायदे जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं, वृक्षों से परोक्ष फायदा बाढ़ पर नियंत्रण हो सकता है और वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, उनसे रेल के डिब्बे और फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक हो जाएगा, मानव जीवन एवं प्रकृति। इसके बाद जो है आपका दूसरा जो है काव्यांश दिया गया है, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो इस तरह से पैराग्राफ है जो कि आपका काव्यांश से कविता है। इस कविता के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, किसान किसके किससे प्यार करता है। तो आंसर हो जाएगा, किसान अपनी धरती अर्थात हरी भरी खेती से प्यार करता है। ब है, जन मन का अधिनायक किसे कहा गया। तो जन मन का अधिनायक ग्राम देवता अर्थात किसान को कहा गया है। भूमि शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। भूमि का धरा होता है। काव्यांश में क्या संदेश व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसान कष्टमय जीवन व्यतीत करके दूसरों का हित करता है, ऐसे किसान के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये काव्यांश में संदेश व्यक्त हुआ है। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो ग्राम देवता किसान। ठीक है, तो ये शीर्षक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निबंध लिखना है। प्लास्टिक की थैली पर्यावरण की दुश्मन, या फिर मोबाइल वरदान या अभिशाप, मेरी प्रिय पुस्तक, या फिर कटते जंगल घटता मंगल। तो इनमें ये सारे के सारे दिए गए हैं। प्रस्तावना, पेड़ों का महत्व, ये सारी चीज़ें पॉइंटों को आपको इसमें दिखाना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वयं को दिल्ली निवासी मीनाक्षी मानकर अपनी माताजी को पत्र लिखिए जिसमें शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की सूचना दी गई हो। अथवा में भी है इसमें, आपका मित्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आया है, उसे
बधाई देते हुए एक संवाद की रचना कीजिए। आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है अनु उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो अनु लगाना है आपको, उपसर्ग यानी कि आगे लगने वाले। तो अनुकाल हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, अनुरूप हो सकता है, अनुगुण हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे अनु से बन सकते हैं। इसी तरह से उपसर्ग जो है आगे लगे शब्द के पीछे लगा के एक शब्द बनाना होता है। रमेश ने मीठा फल खाया, पंक्ति में विशेषण का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। इसमें जो विशेषण क्या है, ये मीठा है, विशेषता क्या है फल का, यहाँ पर जो है विशेषण इसका मेन जो है विशेषता है मीठा। हम यहाँ कह देंगे रमेश ने मीठे फल खाए। यहाँ पे मीठा का जगह मीठे लगा देंगे, रमेश ने मीठे फल खाए, तो पंक्ति में विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, परसर्ग ने के कारण क्रिया सदैव किस काल में होती। तो परसर्ग ने के कारण हमेशा जो क्रिया होगी वो भूतकाल में होगी। ये ध्यान रखना कि भूतकाल में होती है। कोयल गाना गा चुकी है, वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग ने लगा करके वाक्य पूर्ण है लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोयल ने गाना गा लिया है। तो ये क्या भूत में चला गया, ठीक है ना। कोयल ने गाना गा लिया है यानी कि भूतकाल में, मतलब कर लिया है, खा लिया है, तो भूतकाल में हो गया ना वो। तो नेर लगाने का मतलब है कि भूतकाल में वो उस वाक्य को लिखना है, ये ध्यान रखना है आप। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखो। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है उसकी परिभाषा लिखिए। तो देखो ये जो है रचना के आधार पर वाक्य जो है ना, ये कैसा है, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे परंतु किंतु से जोड़ा गया है। यहाँ पे परंतु जब लग गया ना, और किंतु परंतु जब लग जाता है तो आपका कैसा हो जाता है, बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई। रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। उसकी परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक अवयव किंतु परंतु बल्कि अथवा अर्था अथवा तथा आदि द्वारा जुड़े हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। पंछी, पक्षी के दो पर्यायवाची लिखिए। तो पक्षी का पंछी भी होता है, ठीक है, चिड़िया होता है, परिंदा होता है, पखेरी होता है, गगनचर होता है। आस्तिक, आस्तिक और स्वाधीन शब्द के विलोम शब्द, आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक और स्वाधीन का हो जाएगा पराधीन, विलोम शब्द। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछ रहा है लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो लोहे के चने चबाने का मतलब है कि बहुत ही कठोर परिश्रम करना या बहुत ही कठोर काम करना। ठीक है, 10वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहली जगह पर आना लोहे के चने चबाने जैसा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत प्रिय होना, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कोई एक मुहावरा लिखिए। बहुत प्रिय होना, तो इसके लिए कोई आप जो है एक मुहावरा कौन सा बता सकते हैं। बहुत प्रिय यानी कि बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना। बहुत प्रिय होना यानी कि आंखों का तारा होना, ठीक है ना। बहुत प्रिय होना यानी कि आंखों का तारा होना, ये मुहावरा हो गया इसका। निम्नलिखित पद्यांश पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थल थल में बसा है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब सह पहचान। तो इसमें पंक्ति जैसे हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो, देख सकते हो, कवित्री ने शिव का निवास कहाँ बताया है। तो कवित्री ने थल थल में शिव का निवास बताया है, यानी कि शिव जो है वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह विद्वान है ना। भेद ना कर ऐसा क्यों कहा गया है, तो आप बता सकते हो। ईश्वर जो है भेद नहीं करता है किसी से, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, सबके लिए ईश्वर एक जैसा है। इसलिए ईश्वर जो है, ईश्वर भेदभाव में जो है वो नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, इसीलिए बोला गया है भेद ना कर। अब यहाँ पर जो है कवित्री ज्ञानी जन को जानने के लिए, जानने की क्या प्रेरणा दे रही है। कवित्री ज्ञानी जन को जानने की क्या प्रेरणा दे रही है। तो ये बोल रही है कवित्री ज्ञानी जन को आत्मा की पहचान करने की प्रेरणा दे रही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान,
मतलब अपने आत्मा को जान। तो कवित्री जो है ज्ञानी जन को जानने के लिए कह रही है कि आप जो है स्वयं की आत्मा को पहचानो, ठीक है, उसकी प्रेरणा दे रही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन जो है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। इस तरह से ये पैराग्राफ दिया है। फिर इसके 3 क्वेश्चन हैं, इनको करना है। तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, इसमें अथवा पार्ट है ये आपका। इसके बाद जो है, चंद्रग्रहण से लौटते समय कभी कहाँ और क्यों रुक जाता है। चंद्रग्रहण से लौटते समय कभी कहाँ और क्यों रुक जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, रसखान ब्रज भूमि में क्या क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं। कोयल अर्धरात्रि में क्यों चीख उठती है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 3 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कि अथवा में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे एक गद्यांश है, इसको पढ़ के इसके 3 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, चाहे तो ये वो करिए, चाहे ऊपर वाला करिए। फिर नीचे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया, हाजी हौस में हीरा मोती ने किस तरह एकता दिखाई, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, उसके बाद में लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, बाढ़ को बढ़ता देखकर पटना वासियों की क्या प्रतिक्रिया थी। चोर माँ की किस बात से प्रभावित हुआ। गोपाल प्रसाद के दकियानुस दकियानुसी विचार क्या थे। टिहरी शहर में अपराधी आपाधापी मचने का क्या कारण था। और राम स्वरूप ने लड़के वालों के सामने उमा की पढ़ाई को क्यों छिपाया। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें, एक बार देख लें कि आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ही आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।